प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी दर्शकों का हम आधारशिला परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री क्षितिज शैलेंद्र जी, माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय प्रयागराज एवं वरिष्ठ समाज सेवी एवं डॉक्टर जीएल गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका हृदय से सम्मान और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। हम अपने सभी अतिथियों को मंच पर आने का निमंत्रण देते हैं। संस्था अध्यक्ष रमाकांत शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया वो उन्हें मंच पर लेके आएं। अतिथियों का स्वागत करें पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम से। अब हम अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम में विलंब न करते हुए हमारे अतिथियों को प्रेक्षागृह में बैठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। दोस्तों, सबसे पहले कि मैं मंच से आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करूं। आज की शाम अनूठी अनुभूतियों से भरी हुई होगी। ये आपसी सहयोग, प्रेम और ऊर्जा से लबरेज होगी। अतिथियों की जीवंत उपस्थिति के बीच इस सभागार में मंचित होने जा रहा नाटक निश्चित मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। जल बिन जियत प्यासे, ये अजीत पुष्कर जी की विशेष रचना है। उनके लिखे जितने भी नाटक हैं उनसे हटकर है ये। इसकी लेंथ बहुत है, लेकिन कहाँ तक खींचा है अजय जी ने, देखने वाली बात होगी। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री क्षितिज शैलेंद्र जी, माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर जीएल गुप्ता जी और हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी साथियों का मैं मन से हृदय से आप सबका स्वागत वंदन करता हूं। नाटक के बारे में बताना ज़रूरी है कि ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो शायद पानी को लेकर ही होगा, ऐसा माना जा रहा है। तरह तरह के परीक्षण, पर्यावरण, असंतुलन, बाढ़, अकाल, सूखा इसका एकमात्र कारण भी बनता जा रहा है। इसके बारे में हम सबको गंभीरता से विचार करके सोचना भी होगा। ऐसे में आम आदमी की ज़िंदगी, उसकी पूरी व्यवस्था, दुख दर्द, उसका लेखा जोखा, साथ में साधन संपन्नता के सारे तिक्रम आज आम आदमी के लिए वाकई एक समस्या बनते भी जा रहे हैं। इसके बारे में भी हम सबको सोचना होगा। इन्हीं विषम परिस्थितियों में रागात्मक संबंधी की परिभाषाएं और मान्यताएं स्वतः स्वाभाविक रूप में बदल जाती हैं। भूख और अभाव ये दरबान सबसे ऊपर आ जाता है। प्यार कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो संघर्ष, पुरुषार्थ,
सही दिशा और आत्मबल। विद्रोह एक धनात्मक सोच का विद्रोह, एक ऐसा विद्रोह जो वर्ग शत्रु की पहचान कराता हो, संवेदना को एक सूत्र में बांधता हो, वो भी सिर्फ हक की लड़ाई के लिए। ऐसा ही कुछ हम सब इस मंचित होने वाले नाटक में देखेंगे। इन्हीं सब संबंधों को बखूबी और पुरजोर से रेखांकित किया वरिष्ठ नाटककार अजित पुष्कर जी ने, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। बड़ी खुशी भी मुझे हो रही है कि अधिकांश उनके लिखे नाटक मैंने किए हैं और इस नाटक को भी मैंने किया है, और देखने की बड़ी प्रबल इच्छा भी रखता हूँ कि नवीन कलाकार जो अजय केसी जी मंच पर ला रहे हैं, उनकी प्रतिभाएं अभी आपके सामने नज़र आएंगी और वो सब साक्षी बनेंगे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के, आपके आशीर्वाद की, मंगल कामना के। तो मैं बिल्कुल विलंब ना करते हुए, क्योंकि हमारे कलाकार भी रेडी हैं, और मंच में सौंपता हूँ आधारशिला परिवार को। नाटक का नाम है जल बिन जीत प्यासे। कलाकारों को मंच मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। कौड़ी गिर गई रेत में, कहर साल है खेत में, कौड़ी गिर गई रेत में, कहर साल है खेत में। बैल पिया से फूटी गगरी, बैल पिया से फूटी गगरी, ले बुढ़िया पानी को डगरी। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। मर गई मछली सूखे ताल, संवत्सर को लगा अकाल, मर गई मछली सूखे ताल, संवत्सर को लगा अकाल। जंगल झुलसे रूप, जंगल झुलसे रूप, चिपक गई पेटों से भूख। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। अरे गुसैया पानी दे घाघानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे। हंसी आती है मुझे। आसमान तो आईने की तरह साफ है, आखिर कौन सुन रहा है तुम्हारी फरियाद? मैं आएंगे और सुनेंगे हमारी फरियाद। अरे तुम्हारी पुकार सुनकर मेघ नहीं आने वाली। फिर भी हम उससे प्रार्थना करेंगे। अरे प्रार्थना करके प्रार्थना की शक्ति क्यों खराब करते? तरह तरह के परीक्षणों से वायुमंडल गर्म हो चुका, मेघों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तभी तो। अरे जंगल की पुरानी बावली तक सूख गई है। हाँ, उसमें कीचड़ बचा है और कीचड़ में मेढक गोते लगा रहे हैं। अरे भाई, 2-4 दिनों के बाद वे सब कीचड़ के साथ सूख जाएंगे और तुम सब प्रार्थना ही करते रह जाओगे। प्रार्थना करते करते मेरी तो पीठ ही जल गई। पता है, आद्रा का त्योहार जैसे आया वैसे ही चला गया। उस दिन औरतें खुश होने की बजाय बहुत उदास थी। उन्होंने दरवाजे के बाजू में गोबर के छोटे छोटे पुतले बनाए और मुट्ठी भर धान भरे, मगर धान चुगने के लिए एक भी चिड़िया नीचे नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि यह काम उन्हें हिजोड़ी चढ़ती है कि वो चोच खोलकर घोंसलों में लार टपकाती रहती है। तो क्या वे मर गई? अरे भाई, मर गई या फिर उड़ गई, भला मुझे क्या पता। हाँ, कुत्ते जरूर गांव छोड़कर भाग रहे हैं। तो क्या
सचमुच अकाल आ गया। अपने देश में अकाल तो हर साल आता है, उसके साथ आती है नए ढंग की राजनीति, नए ढंग के संबंध। अभाव में जीना और अकाल में जीना दोनों एक ही बात है, मगर जीने वाले कैसे जीते हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या सोच रहे हो तुम लोग? नहीं कि चिड़िया धान नहीं चुगती, कुत्ते गांव छोड़कर भाग जाते हैं। इसका मतलब अकाल का रंग पशु पक्षी भी पहचानते हैं। खूब पहचानते हैं, मगर अकाल के समय आदमी किस रंग में रंग जाता है ये पता है तुम लोगों को? नहीं पता। तो आओ मेरे साथ। कहाँ? सामने एक गांव जहां तुम देख सकोगे कि भूख से प्रेम के रिश्तों का रंग कैसा होता है। भैंसा की तरह हाँफ रहे हो, काम बन गया क्या? अरे भगवान, काम बन गया होता तो पैसे की तरह हाँफता न, हिरन की तरह गुलाचे मारता। कभी ऐसा हुआ है कि अपना ही सामान रेहन रखने के लिए घूस देना पड़े, और वहां तो धड़ल्ले से घूस चल रही है। अपने पास न खेत है न बात। कर्ज के लिए जो कागज भरा था उसका क्या हुआ? अरे भगवान, अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आगे पीछे कुर्की के काम आए। अरे कर्ज देते समय कुर्की का ध्यान रखा जाता है। हम किस विपदा में फंसे हैं इसका नहीं तुम्हें। जब जब मैं तुमसे गहने गढ़वाने के लिए उलझती थी तब तब तुम टाल जाते थे। अरे गरीबों को तो अपनी घरवाली को फटीचर बना के रखने का शौक होता है। अगर आज गहने होते तो काम आते कि नहीं? कम से कम हम उन्हें बेच तो सकते थे। अरे भगवान, ताने मत मारो, जानती हो हमारी मेहनत का फल कोई और खाता है। अरे गहने तो उनकी औरतें गढ़वाती हैं। हाँ, अगर चांदी नमक के भाव गिरती तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ गहने गढ़वा सकता था, मगर बाजार तो हमारे लिए सस्ता होता ही नहीं। अच्छा ये बताओ चंपा कहाँ है? रसोई में। खाना बना रही है क्या? मुट्ठी में महुए तो लाते नहीं बनते, और 56 भोग खाने की उम्मीद लगाए हो, वो चूल्हे में अदहन डाल रही है। अरे भगवान, जानती हो ये ठेकेदार महुए के जंगलों को कटवा रहा है। अरे शहर वालों को इमारती लकड़ियां जो चाहिए, पेड़ कटते हैं तो महुए टपकते हैं, मगर ये ठेकेदार तो जंगल के अंदर किसी को घुसने नहीं देता। अरे आदमी तो दूर, वो चिड़िया को भी नहीं घुसने देता है। हवा में कहता है मेरे बहुए की महक गोकुल की नाक तक मत ले जा। मगर मुश्किल यह है भगवान कि जब घर में दाना नहीं होता तो भूख भी खुल के लगती है। पर अनाज लाया कहाँ से जाए? हाँ याद आया, है एक गांव के धान मिल में रात भर मजूरी का काम होता है। चलो शायद वहाँ कुछ जुगाड़ बन जाए। रात में अकेली जवान लड़की कैसे छोड़ दूं? कितनी बार बोला तुम्हें, तुम उसकी जवानी की चिंता मत करो। अरे दरवाजा बंद कर लेगी। गांव में जंगली भालू नहीं घूम रहे हैं। सूखे
झूठ को भी हरा होने में समय लगता है भगवान। तुम पहले उसके भूख की चिंता करो। मैं चूल्हे में पतीली उठा के चली आई। ठीक किया, मैं होती तो चूल्हा ही फोड़ देती। अरे भगवान, ऐसे ठंडे गुस्से से अपना ही नुकसान होता है। माना कि अकाल बहुत सी कठिनाइयां पैदा कर रहा है, मगर अभी हम लोगों की हिम्मत पस्त नहीं हुई है। बस चलते हैं जल्द ही बड़े गांव। चंपा, बिटिया, तुम आराम से सोना, नींद न आए तो गाना गाना। हम लोग जल्द ही वापस लौटेंगे। गीत गाऊंगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। हाँ बिटिया, बहुत गलत समझेंगे लोग। अच्छा, एक काम करना, तुम मेरे इस कुर्ते में चिगड़ियाँ लगाती रहना। अरे इसमें इतना छेद है कि आराम से रात गुजर जाएगी। हाँ, ले, एक रात क्या 4 से 6 साल तक ठिगड़ियाँ ही लगाती रहना, नुमाइश में रखने के लायक हो जाएगा। ये तो इतना कमजोर है कि सुई की एक नोक भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे बिटिया, जानती हो, अरे परमार राजा के जमाने का रक्षा कवच है। हाँ, अगर ऐसा ही था तो अपने नाम कोई किला ही करवा लिए होते। जरा सा मौका मिला कि दूर के हाथ में लगते हो। हाँ, यही तो गलती किया कि किला जीत कर राजा को दे दिया। अच्छा, चलो आप। लगता है ये चितने को फाड़ी डालूं। चंपा हाथ लिए कुर्ता, बैठी है चंपा, थकी अंगुलियां गजक सरी, थकी अंगुलियां गजक सरी। हाथ लिए कुर्ता, बैठी है चंपा, हाथ लिए कुर्ता, बैठी है चंपा, थकी अंगुलियां गजक सरी, नींद के झोंकों में झूम गई चंपा, नींद के झोंकों में झूम गई चंपा, थकी अंगुलियां गजक सरी, थकी अंगुलियां गजक सरी। सपने में आया कोई काला चोर, सपने में आया कोई काला चोर, ध्यान दिया केवल रसोई की ओर, ध्यान दिया केवल रसोई की ओर। सपने में प्रेमी से खींच गई चंपा, सपने में प्रेमी से खींच गई चंपा, थकी अंगुलियां गजक सरी, थकी अंगुलियां गजक सरी, थकी अंगुलियां गजक सरी, थकी अंगुलियां गजक सरी। क्या जरूरत है सोचने की ये लड़की मेरी प्रेमिका है या बिल्ली? इस समय यह अकेली है, इसे मेरी आहट नहीं मिलनी चाहिए। अंधेरे उजाले की हदें तोड़कर मुझे इसे जगाना चाहिए। चंपा, भालू नहीं, काला चोर। हाँ, तुम काला चोर हो, मगर काले चोर के लिए मेरे सिवा यहाँ कुछ नहीं रखा है। झूठ, तुम्हारी रसोई में कुछ पक रहा है। कुछ नहीं पक रहा है। और मुझे जली रोटी की गंध आ रही है। अरे रोटी नहीं, खजूर गावा था, जल गया। सत्यानाश, अब क्या करूं? चुपचाप मेरे पास बैठ जाओ ना। मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ चाहिए। मेरी तरफ नहीं देखोगे? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, तुम्हारे हाथ रोटी से ज्यादा मुलायम नहीं है। छूकर तो देखो, मेरा हाथ रोटी से ज्यादा गुदार है, इसमें थोड़ी गर्मी भी है। पानी में मछली की देह भी कुनकुनी हो जाती है। मछली से याद आया, कहीं तुम मछली तो नहीं बनाई? मुझे तुम्हारे रसोई से मछली गंध आ रही है। क्या हो गया तुम्हें? तालाब में पानी नहीं तो मछली नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आई, जबकि मेरी देह से सुगंध निकल रही है। तुम्हारे शरीर से तो खाली पसीना रिस रहा है। मुझे
मुझे पसीने की गंध से ऊब होती है। सुनो, इस समय घर में कोई नहीं, थोड़ी देर लेट लो। बाप रे बाप, इतनी गर्मी में दूर ही रहो। ब्याह करने का मौसम कितना रूखा हो चुका है। बहाने मत बनाओ, तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो। बात करने के लिए मौसम जरूरी नहीं होता। समझ में नहीं आता तुम अकेली माँ के घर में घुसे ही क्यों? काले चोर से ऐसी बातें नहीं करते, उसे भूख लगी है। आकाश में जब धरती फटती है उससे जो गोजर निकलते हैं पहले पेट में चिपकते हैं। कुछ लोगों के लिए आकाश पेट में पड़ी हाथ की तरह जरूरी होता है। जब वो कुड़कुड़ाती है तो भूख लगती है, तब वो दूसरे का हिस्सा खाने में जुट जाता है। मैं तुम्हारे हिस्से की रोटियां खाने आया हूँ, मुझे भूख लगी है। भूख 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 भूख। मैंने भी तो 2 दिन से खाना नहीं खाया। झूठ, तुम्हारी रसोई से जली रोटी की गंध आ रही है। रोटी मैंने 4 दिन से नहीं देखी, तुम्हारी कसम। हंसो मत, मुझे रोटी खिलाओ। तो ऐसा करो तुम मेरा मांस खा लो। मैं तुम्हारा मांस नहीं खा सकता। मैं रोटी के बदले तुम्हारा मांस नहीं खाऊंगा। तो फिर भाग जाओ यहाँ से। मैं जिस प्यार से भूख को पाल सकती हूँ तुम नहीं पाल सकते। मुझसे रोटी मत मांगो। माँ बाप खाली पेट मजदूरी के लिए निकल गए, मैं तुमसे कम भूखी नहीं हूँ। अरे रोती क्यों? ऐसा है चलो तुम ही मेरा मांस खा लो। तुम मेरा मांस नहीं खा सकते तो फिर मैं क्यों खाऊं? अजीब बात है, हम दोनों एक दूसरे का मांस भी नहीं खा सकते, क्योंकि हम जानते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चंपा, तुम क्यों करती हो? कुछ खाना वाना हो तो दो ना। खाना कुछ नहीं मेरे अलावा। झूठ, बेवकूफ, तुम्हारी रसोई से जली रोटी की गंध आ रही है। मैं भूख से अंधा तो हो सकता, पर तो से ज्यादा सूंघने की शक्ति इकट्ठा करती है। कैसे हो सकता कि मैं कुछ न सोचूं, कुछ न भूलूं? मैं सुंदर तो रही नहीं, चोट से झड़ गया, गाल का लाल गुलाब खून में दौड़ गया, तीखा सा जहर प्यार सपने में भी खल गया, मेरे असली राजकुमार को काला चोर छल गया। गांव के उस पार से आ रहा हूँ, घंटों लग गए बंदों पानी में मुझे। तुम फिर वापस क्यों आ गए? फिर क्या मतलब? तुम सपना तो नहीं देख रही हो? अब तुमने मुझे मारा, तुम वापस जाओ। मारा? पकड़ो पकड़ो, जोर बाद में दिखाना। वैसे भी मेरे तलवे कांटे चुभ गए, दिखाने का वक्त नहीं है। क्या है इसमें? अरे पके पकाए चावल हैं, तुम्हारे लिए चुरा कर लाया हूँ। वाह, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, और कभी कभी बुरी तरह पेश आते हैं। जाने दो, मैं नहीं दिखाती इतनी चोट, एक जो दिल पे लगी, एक जो गाल पे। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। चावल तो खूब महंगे हैं, लगता है तुलसी भोग के। कहाँ से पा गए? कहाँ से पा गए? काला चोर दे गया। तुमसे मतलब? एक बार बता दिया तो समझ में नहीं आता। बिगड़ती क्यों हो? अभी अभी काला चोर आया था, लगा तुम ही हो। मैं तो गेंदा लाल की रसोई में था, सुन रखा था कि उसके यहाँ रोज नए किस्म के चावल पकते हैं। कभी राजभोग, कभी तुलसी भोग, कभी बासमती, कभी धीरज, कभी काला सुदास। गेंदा लाल की बीवी प्राण छोड़ने वाली थी और बच गई। लोग उसे देखने जा रहे थे, मैं भी चला गया और उसकी रसोई में घुसकर ये बटलोई उठा लाया। लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, मैं इस गली से उस गली भागता रहा। ऐसे में मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? ये शोर कैसा? लोग चोर को तलाश रहे हैं। हाँ, तलाश रहे हैं, पर ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि गेंदा लाल की बीवी इतनी बीमार है कि वो अपने चूड़ियों की खनक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बताइए, उसे शांति चाहिए और उसके नौकर और पिट्ठू लोग बटलोई भर चावल के लिए आसमान फाड़ डाल रहे हैं। बटलोई संभाल कर रखना, चोरी में है, वरना पकड़े जाओगे। नहीं तो चला। वो मुझे कुछ नहीं सोचना, सिवा मेरा प्रेमी है या काला चोर। इस
इस चावल से ज्यादा मैं किसी पे प्यार नहीं करती। कोई मेरे घर में नहीं घुस सकता। इन लोग चोर नहीं ढूंढ रहे, खैर ख्वाही दिखा रहे हैं। तो सबने मेरा उससे खाना मांगा, फिर चपत मार कर चला गया। अब खुद चावल देकर चला गया। मेरे मन और देह की कथा का अंत हो गया। अब भरपेट चावल खाना जरूरी है। दूर मर थक के गए तो भी मिल के गेट पे लौटा दिए गए। जरूर जरूर वहां चोरी का गल्ला पिस रहा होगा। रात तो होती ही है चोरी का काम करने के लिए। अरे वाह, कुछ खा रही हो? हाँ, उसी भूख के चावल खा रही हूँ। वो महक रहे हैं ना? अरे बिटिया, हमारी तो लार टपक रही है। बिटिया, थोड़ा थोड़ा थके हाथे माँ बाप को भी दे दो। ना तू तो। अरे ऐसा न कर बिटिया। मैं तुझसे ये न पूछूंगा कि तू कहाँ से लाई है। अरे कौन दे गया है तुझे, और बदले में वह तुझसे क्या ले गया है। मेरे इतने कसूर माफ कर दिए तुमने। लो खाओ, मगर चुपचाप खाना। ये न सोचना कि चावल किसी बड़े घर की रसोई के हैं। उस घर की मालकिन इतनी बीमार है उसे अपनी चूड़ियों की खनक तक बर्दाश्त नहीं। उसके नौकर चिल्ला चिल्ला के चोर पकड़ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि चोर साकी घर में घुसा करते हैं। अरे बस बस रहने दे बिटिया। हम लोग न कुछ तुमसे पूछ रहे हैं और न ही कुछ मांग रहे हैं। अरे चावल खाना चाहते हैं, खा रहे हैं, खा लेने दे। बेकार की बातों से फायदा ही क्या, हम भी खाते हैं, तू भी खा। होने लगी है गांव में है, खाने लगे धनियों साहूकार। बखारियां अनाज की ढकने लगे धनियों साहूकार। उनके अमला और सिपाही रात भर जगने लगे। चोरियां होने लगी है गांव में। इधर दिन भर घूमते रहे क्षुधित, हाथ में नमक की डली दावे। तालाब तक गए, नहीं पाए मांस और मच्छी। वे जंगल तक गए, नहीं पाए खजूर के जड़ों की लच्छी। जैसे ही घिरी रात वे घुसे नमक के लिए, रोटियां तलाशी। अरे बचा बचा बचा। हम लोग इसी गांव घर के हैं। अरे जब इसी गांव घर के हो तो इतनी रात में किसकी फसल काटने निकल गए? तुम्हें यह भी नहीं पता कि खेतों में दरारें पड़ गई हैं, उनसे बड़े बड़े गोचर निकल रहे हैं। इस ऋतु में तुम्हारे मालिक के आंगन में फसल आ रही है क्या? गनीमत थी कि बंदूक की नली ऊपर की तरफ थी, वरना हमारी जिंदगी की फसल तो तुम काट ही लेते। हाँ हाँ ठीक है लो बंदूक की नली नीचे कर लेते हैं। दरअसल बात ये है कि कल रात को मेरे मालिक के यहाँ से चावल से भरी पटलोई चोरी हो गई है। अरे डरते मारे मालिक ने मेरे हाथ में बंदूक थमा दी और कहा
कर लो हो पक्की निशानची। ऐसी बंदूक चलाई कि सारे गांव के बच्चे जाग कर रोने चिल्लाने लगे। अरे बच्चे ही नहीं, पूरा का पूरा गांव ही जाग गया होगा। मुसीबत के समय मैं ऐसे ही बंदूक चला के सबको जगाता हूँ। भैया हम लोग अपनी समस्या लेकर अरे गांव वालों को जगाने निकले हैं। भाई लोग अकेले अकेले मुसीबत झेलने की आदत बड़ी खराब होती है। और अब तो दूसरे गांव के चोर भी अपने गांव में आने लगे हैं। अच्छा, तो तुम सब दूसरे गांव से आए हैं? तो पाकर ताना साहब हमने हो क्या कि हमें पहचाने नहीं, इसी गांव भर के हैं। हाँ, शक्ल तो जानी पहचानी ही लग रही है। अच्छा, पहचान गया। मगर ये बताओ कि तुम लोग इतनी रात को अपने ही गांव के चक्कर क्यों काट रहे हो? अरे भाई, जाहिर सी बात है कि जब पड़ोस गांव के चोर अपनी गांव में आने लगे तो तुम लोगों को भी तो पड़ोस के गांव में जाना चाहिए और वहां से 4-5 बटोरियां चुरा लानी चाहिए। अरे लगता है तुम अब भी हमें चोर समझ रहे हो या तुम भी चोर बनाना चाहते हो। अरे चोरियां किस्म की होती हैं, ये पता है हमें। एक बात जान लो भैया, हम लोग अपनी समस्या लेकर बड़े लोगों से मिलने आए हैं और शुरुआत इसी घर से करेंगे। तो मेरा शक सही था। आखिर तुम शुरुआत इतनी रात को इसी घर से क्यों करना चाहते हो? क्योंकि दिन भर भटकने के बाद हमारी मुट्ठियों में दवा नमक पसीज गया है। हमें अब रोटियां चाहिए, उनका नमक खाने की चीज नहीं होती है। यह अन्न के साथ ही मिलकर शरीर को पोष सकता है। एक बात जान लो भैया, आप अपने मालिक का नमक ही नहीं अन्न भी खाते हो। सच बताना, कितना बखारी अन्न है इस घर में? देखो, अन्न तो बहुत है पर रोटियां नहीं है। एक ही बात है भैया, अनाज से ही रोटियां बनती हैं और हमें अनाज ही चाहिए। अकाल झेल कर अगर हम सब जिंदा रह गए तो दाना दाना वापस कर देंगे। हम अपने ईमान और मेहनत पर भरोसा रखते हैं। हराम की कमाई हमें कभी नहीं फलती। अरे फलती है, चोरों को ही तो फलती है, तभी तो चोरियां करते हैं। अरे मार खाते हैं फिर भी चोरी करते हैं, जेल जाते हैं फिर भी चोरी करते हैं। अरे मालिक की बंदूक हाथ में ले ली और उसी तरह सबको चोर समझने लगे। अरे तुमने तो अपनी बुद्धि गोबर से लीप डाली है। अब ज्यादा मिमियाओ नहीं, अंदर जाके आराम से सो जाओ। अरे भैया, ऐसे कैसे जाके सो जाऊं? मालकिन के मारे सो पाऊं तब ना? रात भर दर्द में कांपती रहती, कई बार तो कहती भी है और अगर कुछ ना बोलूं तो खींच कर कहेंगी, अरे मर गया क्या रे? पर दिल से कहूं तो वो कभी नहीं चाहती कि मैं कभी मरूं। किस भरम में जी रहे हो भैया और कब तक जीते रहोगे? समझना, मर जाओगे तो उनके सिर में दर्द भी ना होगा। अरे तुम्हारे मेरे दुश्मन है? खैर वो सब छोड़ो। अच्छा ये इधर आओ, एक बात बताऊं, तुम लोग कहीं मेरी बंदूक की आवाज से डरे तो नहीं ना? दरअसल इसकी नली में मैंने सूखे गोबर का करसा भर रखा है। अरे भले बताया भैया, अब नहीं डरेंगे। भाइयों, ये बंदूक से नहीं तो गोली से डरना चाहिए। जैसे कुत्ते से नहीं, उसके विषैले दांतों से डरा जाता है ना? अच्छा ये बताओ, हिरालाल कहाँ है? वो अंदर। मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो उनकी नींद हराम करना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं भैया, मेरा संदेश मालिक से कह देना कि बीमार मालिक का जरा ध्यान रखें। आखिर उनकी बीमारी कैसी है? कहीं बाल बच्चा तो नहीं होने वाला है? अरे भाई, ऐसी ढलती उम्र में कोई उम्मीद तो नजर नहीं आती। उनकी छोटी बहन तो कुमड़े की तरह फल फूल रही है, पर मालकिन, अरे वो तो एक लड़की के बाद ही खुश हो गई।
ऐसे आकार में भगवान अगर उन्हें एक बेटा दे दे तो गांव भर की चकाचक दावत हो जाए। मुद्दत गुजर गई, साग नहीं खाए, है ना? अरे दिल्ली के मनाने से छींका नहीं टूटा करता। जंतर मंतर वाले मत करके हार गए, खूब माल कमाया, रुपया पैसा जेवर से बहुत घर भर लिया, पर क्या फायदा? भाई किस्मत पर किसका वश? जब जब पड़ोस में सोहर सुनती है तो पपक पपक कर रोने लगती है। सुनो भैया, हमारी बात मार्केट के कान में डाल देना और कहना हम सब दिल से चाहते हैं कि वो इस उम्र में भी पुत्रवती हो। आखिर इतने बड़े जायदाद का कौन मैं करेगा? हाँ हाँ, अरे तुम लोग इस तरह की चापलूसी वाली बातें करके क्यों उस धर्मात्मा का दिल दुखाना चाहते हो? हैं? अगर उसमें धर्म बचा होता तो अंदर से हम लोगों के लिए बासी बची रोटियां ही भिजवा देते। अरे उन्होंने तो बीमारी में कारखाना ही बंद कर दिया। आज हमारे भूख की चिंता किसी को नहीं है। बात में गल्ला है नहीं, कहीं मजूरी मिलती नहीं। आखिर हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? अरे भाई सुनो, हमने अंदर से पूरी बातें तुम लोग की सुनी। तुम लोग परेशान तो हो, परंतु मेरे परिवार की बढ़ोतरी चाहते हो। अरे यही तो अपनापन होता है। देखो, इस दौड़े समय में मैं तुम लोग की सेवा करने को तैयार हूँ। भिखारी को लाख भीख दो, दूसरे दिन दूसरे दरवाजे में खड़ा दिखाई देगा। देखो, मैं तुम लोग की मदद तो करूंगा, और कहो मुफ्त में तो सो रही। मालिक, आपकी बखारी में अनाज भरा पड़ा है, हमें निकाल कर दीजिए ना। मैं पर कहा मुफ्त में सो नहीं। अरे कल मेरी रसोई में चोरी हो गई, धनवा की बटलोही वह भी 1.5 सेर चावल से भरी हुई, फट से ले गया कोई। अब बताओ मैं किससे फरियाद करूं? देखो, राजा भी अपनी संपत्ति मुफ्त में नहीं बांटता, मुफ्त में छीनने का रिवाज है, बांटने का नहीं। अगर बैंक की सेवा से काम ना चलता तो मेरी सेवा में आ जाओ, इलाके को सूखा क्षेत्र भी घोषित करवा दूंगा। बिना सरकारी मोहर के अकाल मानेगा कौन? लगाओ चाहे मोहरा तो लाओ। अरे हमारे पास रेहन रखने के लिए कोई भी चीज नहीं है। अरे नहीं है तो जाओ अपने रास्ते। भाइयों, चलो चलते हैं यहाँ से, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है यहाँ। चलो चलते हैं। हाथ का नमक झाड़ वे चले गए, चले गए भदेश जिंदगी महसूस कर। सवाल नमक का नहीं, भूख और रोटी का। इधर चिंतित हुए बड़े लोग साहूकार, उनके अस्तित्व हनन की शुरुआत थी चोरियां। उन्हें प्रिय लगने लगी अन्न की बखारियां और तिजोरियां। ऐसे में प्रजापालक बनना उनकी मजबूरी थी। माना कि अगर बैंक की सेवा से काम ना चलता तो मेरी सेवा में आ जाओ, इलाके को सूखा क्षेत्र भी घोषित करवा दूंगा। बिना सरकारी मोहर के अकाल मानेगा कौन? लगाओ चाहे मोहरा तो लाओ। अरे हमारे पास रेहन रखने के लिए कोई भी चीज नहीं है। अरे नहीं है तो जाओ अपने रास्ते। भाइयों, चलो चलते हैं यहाँ से, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है यहाँ। चलो चलते हैं। हाथ का नमक झाड़ वे चले गए, चले गए भदेश जिंदगी महसूस कर। सवाल नमक का नहीं, भूख और रोटी का। इधर चिंतित हुए बड़े लोग साहूकार, उनके अस्तित्व हनन की शुरुआत थी चोरियां। उन्हें प्रिय लगने लगी अन्न की बखारियां और तिजोरियां। ऐसे में प्रजापालक बनना उनकी मजबूरी थी। अरे माना कि मगर 8 पन्ने का साप्ताहिक अखबार निकालकर अरे देश की सेवा तो कर रहा हूँ। इसी से साबित हो जाता है कि मैं आपसे ज्यादा देश को जानता हूँ। जो देश चला रहे हैं उनको जानता हूँ।
रही संस्कृति और परंपरा की बात, तो ये तो जनता की चीजें हैं, सो जनता इसकी सुरक्षा खुद कर लेती है। भाई साहब कर लेती होगी, लेकिन जनता तो आज अपने आप में उलझी है। अनपढ़ जो है, अरे बहुत से पढ़े लिखे देखे हैं हमने, अनपढ़ जैसे रह जाते हैं। अरे नौकरी ढूंढने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। मेरा प्रूफ रीडर एमए पास है, मगर अफसरों से बात करने में घबराता है, क्योंकि वे लोग उसे पढ़ा लिखा नहीं समझते। ठीक कहा आपने, डिग्री से ज्यादा हैसियत का महत्व बढ़ गया है। हैसियत वैसे हैसियत अफसर की भी क्या होती है? अरे तनख्वाह पाता है और जनता के लिए काम करता है। हैसियत तो जनता की होती है, जो कि घूस भी दे गुजरती है। जनता को कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। अरे सरकारी अनुदान के लिए भी घूस चलती है, घूस। लगता है आप मुझे शक की नजर से देखते हैं, पर ध्यान दीजिए, मेरे खिलाफ आपको छापने को कुछ नहीं। देखिए साहब, जहाँ पैसा है ना, वहाँ शक होना स्वाभाविक है। इस समय में कुबेर बनने की इच्छा जगाती है। अरे आप भी तो कभी गलत काम करते होंगे। जब आप मंत्री बनेंगे तब हम आपके आदेश का पालन जरूर करेंगे। अरे बस करिए, बस करिए। चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं रह गया है। इतना क्या कम है कि आप गांव के अफसर बना दिए गए हैं, जबकि आप गांव को सिर्फ किताबों में पढ़े हैं और अब फाइलों में लिख रहे हैं। आप यहाँ की पौधों की पत्तियां तक नहीं पहचान सकते, मगर गांव वालों को अच्छी फसल उगाने का उपदेश देते हैं, बाजारू खाद की हिमायत करते हैं, मगर जनाब आप फेल हो जाते हैं। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आप यहाँ की मिट्टी तक को नहीं पहचानते। क्या यह सही काम है? लेकिन मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ। तो फिर क्या गांधी जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने ग्राम सेवा पर जोर दिया? गांधी जी ने 16 ने ठीक सोचा था। सो तो ठीक है, मगर आपके अपने विचार गांव के बारे में क्यों नहीं बने? बने भी हो तो क्या, काम तो मुझे सरकारी तौर तरीके से करना है। पर क्या यही सवाल मैं आपसे नहीं पूछ सकता कि आप देश को तो जानते हैं, पर गांव को कितना जानते हैं? अरे अरे, आप तो मुझसे ही सवाल करने लगे। आपकी पहुंच जानते हुए क्या मुझे नौकरी से इस्तीफा देकर सवाल करना चाहिए? ना ना, करते ही नहीं। अरे हम सबके शरीर में एक एक पेट जुड़ा है, उसको भरने का तिगड़ा हर कोई को करना पड़ता है। अरे मैं अफसरों का भ्रष्टाचार छापता हूँ तो पेट के लिए पाता हूँ, आपकी प्रशंसा छापकर जब छवि बनाता हूँ तो भी पेट के लिए पाता हूँ। मगर मैं किसान जैसा सच्चा, सहज, मेहनती, ईमानदार तो नहीं हूँ, मगर हाँ, मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है, इसीलिए मैं क्षेत्रीय अखबार निकालता हूँ। भाई साहब, आपकी सहानुभूति से हो चुका किसानों का भला। अब ये बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे इस सूखा के मौसम में आपसे पीने के लिए पानी तो मैं नहीं मांग सकता, मगर हाँ, अकाल के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ ताकि अपने अखबार में छाप सकूँ। बेहतर हो कि गांव वालों से मिलकर आप सही सही जानकारी कीजिए, और चुनौती ये है कि सारी समस्याओं को सही सही लिखिएगा। बात तो सही कर। ठीक है, चलता हूँ मैं फिर। नमस्कार। अरे अरे, गांव वाले तो यहीं आ गए। हम पहुंच गए आपके पास चेतावनी देने कि अकाल घुस रहा है दबे पांव, छप्परों के लिए भूस नहीं बची, किसान बेच रहे हैं गाय बैल, मानव को ट्रैक्टर खेत जोत देगा पर उनमें फसल पैदा नहीं कर सकेगा। हम पहुंच गए आपके पास चेतावनी देने कि अकाल घुस रहा है दबे पांव, हम पहुंच गए आपके पास चेतावनी देने। बस बस बस, समझ गया। किसानों को अपने गाय बैल बहुत प्रिय होते हैं। मुझे आप लोगों से पूरी सहानुभूति है। मैं आप सबकी बात अखबार में छाप दूंगा, तभी तो बात ऊपर तक पहुंचेगी। देखिए भाई साहब, बात ऊपर तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सुविधाएं हम सब तक जरूर पहुंचनी चाहिए। अरे अरे, तुम तो सीधा हुक्म देने लगे भाई। अरे निवेदन करो, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। आपकी चिंता से ही सारी सत्ता चल रही है। अच्छा, आपको नहीं मालूम है, आज तक पानी नहीं बरसा, नहर में पानी तक नहीं दिया गया, चारों तरफ खेत सूख कर पड़ती हो रहे हैं, चारों तरफ भुखमरी फैल रही है। वो तो ठीक है, आपकी बात एकदम 16 आने ठीक है, मगर ये बताइए, अब तक में
भूख से कितने लोग मरे हैं? साहब, पाही गांव में जो मरा था वो मेरा रिश्तेदार था। पानी की ऐसी कमी थी कि लाश तक नहीं नहलाई जा सकी। अच्छा जी वो तुम्हारा रिश्तेदार था? जी हुजूर, सच्ची कहूँ वो बुढ़ा भूख से मरा था। अरे मरा होगा, ऐसे बुढ़े इस मौसम में लू लगने से ही मर जाते हैं। आपके कहने का मतलब कि ये झूठ बोल रहा है? अरे जरा बाहर निकल कर देखिए, चारा बगैर घरेलू जानवर पटापट मर रहे हैं। उनका फरता हुआ पेट हम सबसे देखा नहीं जाता। जानवर तो जानवर, हम क्या करें? न खेत है न मजूरी, अजीब मजबूरी में फंसे। हमारे लिए कुछ कीजिए। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अभी आप लोग जाइए, बाकी की बातें हम प्रधान जी से कर लेंगे। हाँ हाँ, आप लोग जाइए। ठीक है भाई। प्रधान जी, मैं अपनी रिपोर्ट तो जल्द भेज दूंगा। कागज चाहे सच बोले या झूठ, दफ्तरों में इसी की मान्यता होती है। वैसे प्रधान जी, ये किसान लोग सचमुच बहुत कष्ट में हैं। देखिए भाई, मैं समझता हूँ कि अगर जलते चूल्हे पे हाथ की बटलोई चढ़ी हो और माड़ उफन रहा हो, तब भी ये जरूरी नहीं कि चावल पक ही गए होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि अकाल के समय में अकाल का लक्षण हो, तब भी जरूरी नहीं कि अकाल ही होगा। किसान जो है बहुत चतुर हो गया है, अपना गल्ला छिपा सकता है ताकि उन्हें सरकारी गल्ला जल्दी मिल सके। अरे नहीं नहीं, किसान गल्ला बेचे बिना अपनी गृहस्थी चला ही नहीं सकता। इस समय तो सिर्फ व्यापारी ही गल्ला छुपा सकता है। देखिए, आप अपनी रिपोर्ट भेजिए। इलाके में अकाल आ चुका है, इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करवाइए। अरे भाई, इनकी रिपोर्ट से क्या होगा? अरे अकाल का सही जो है मतलब न्यूज पहले अखबार में छपनी चाहिए और वो हम करेंगे, तभी तो त्राही त्राही मचेगी। अरे एमएलए साहब आएंगे, दौरा करेंगे, तब तो कुछ अकाल का मतलब होगा ना। तो क्या एमएलए साहब के आने तक अकाल रुका रहेगा? क्या तबाही रुकी रहेगी? अरे गांव में चोरियां होने लगी हैं। अरे भाई, तो चोरों पे नजर रखिए और चोरी का खबर हमें दीजिए ना। साखों के पेड़ क्यों नहीं बचे होंगे, जिनके बीज खाकर मांदी हो गई। हर बीज में अन्न की तासीर नहीं होती। क्यों नहीं सूख गए साखों जिनमें अन्न की ताकत न थी। चंपा, महाजन किसके लिए गा रही हो? अच्छा होता माँ की भूख वाली आँख सूख जाती, उसने उसे कुछ सोचने ही नहीं दिया। भूख में माँ ने साखों के बीज खा लिए, इससे वो अंधी हो गई। राजन जरूरी है, किसी तरह तेल भी ले आई हूँ। राजन मारने के लिए घर में शुद्ध कड़ू तेल नहीं है। कछार की सारी सरसों खत्तियों में भर ली गई है। तेल में मिलावट का धंधा कोई नहीं रोक पाया। देखो, शुद्ध तेल का सपना मत देखो, खांडन भर तुम आंखों में। पुलिस के डर से बापू भी भागकर शहर चले गए। उस गऊ जैसे आदमी ने किसकी गांठ काट ली? प्रधान की। उसने अपने खेत में हैंड पाइप लगवाया था। पाइप खरीदने लिए बापू को शहर भेजा। न जाने बापू 2 हाथ पाइप कम ले आए। फिर क्या आफत आ गई, पाइप की दाम मांगने लगा। बापू नहीं दे पाए तो कहने लगा पैसे की चोरी की है, पुलिस में इत्तला कर दी। अरे यह भी तो हो सकता है कि दुकानदार ने पाइप छोटा दिया हो। आजकल व्यापारी भी गांठ काटने के चक्कर में लगे रहते हैं, कीमतें बढ़ा देना, मिलावट कर देना। अरे वो लोग इनको चोरी नहीं मानते हैं। तुम्हारी किस्मत कभी तो अच्छी दिखलाती। तुम किस किस्मत का इंतजार कर रही हो? भाभी अपने खाते में नहीं है। तो लोग क्यों कहते हैं किस्मत फलती है? सो तो मटर की फलियां भी बहुत फलती हैं, मगर फायदा उसको होता है जिसके पास खेत होता है। ना हमारे पास खेत है, ना हमारे पास किस्मत। अरे हमारी मेहनत भी उन्हीं लोगों को फलती है। तुम ठीक कहते हो, इस समय किस्मत में तो चारों कड़ू का तेल भी नहीं है। ना है ना होगा, और तुम्हारे रोने से तो कभी नहीं होगा। मगर मुझे तेल चाहिए। मुझे मेरी बटलोई चाहिए। बटलोई? बटलोई तो मैंने छुपा कर रख दी है। हाँ तो वापस करो। वापस करो? क्यों? क्यों क्या मतलब, हजम करने का इरादा है क्या? बटलोई तो तुमने मुझे दे दी, अब वापस मांग रहे हो। अपनी निशानी तो रहने दो ना मेरे पास। अरे क्यों मजाक करती हो? उस दिन के चावल भरे बटलोई चाहो तो पूरी जिंदगी याद रख सकती हो। देखो, बटलोई चोरी
बटलोई मैंने चोरी करके दिए थे। गेंदालाल को चोरी का धन सोखने की लत पड़ चुकी है। देखो वो बटलोई उसी की है, उसी के पास जाएगी। ज्यादा ईमानदारी दिखलाओगे तो खाने भिजवा देगा और तुम्हें पैसे भी दे देगा। हाँ, लेकिन मुझे शहर जाने के लिए हर हाल में पैसे चाहिए। तुम भी परदेश चले जाओगे? अरे तो परदेश जाना कोई नई बात है क्या? मैं भी चला जाऊंगा। अरे वहाँ तो कारखाने चलते हैं, पक्की सड़कें बिछती हैं, पक्के घर बनते हैं। अरे कहीं न कहीं मजदूरी मिल जाएगी। यहाँ तो कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं, अखबारों में कहानियां छप रही हैं, मगर कोई काम नहीं हो रहा है। राहत के लिए कोई काम शुरू भी नहीं किया गया है। देखो मैं यहाँ मिट्टी खाने के लिए नहीं रह सकता। तुम कितने कठोर दिल होते जा रहे हो, लगता है गाँव में नहीं मुझे भी भूल जाओगे। देखो मैं इन सब चीजों के बारे में भी कुछ भी नहीं सोचा हूँ और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक कहते हो, आजकल मैं तुम्हारे चेहरे पे कोई सपना नहीं देखती। आंखें भी सपाट और मन भी सपाट। राजकुमार जब काला चोर बन गया तो फिर क्या सोचना, ये लो अब कुछ नहीं तुम्हारा मेरे पास। छोड़, शिद्दत से मेरे बारे में सोचना। मुझे अब कुछ नहीं सोचना, जाओ मुझे आज गाने दो। मेरे सारे सपने आंखों से बाहर हो गए, मेरा रोपा गुलाबी धतूरा हो गया, क्या से क्या हो गया। क्योंकि मैं सोचूं इस समय हाजर जरूरी है, हाजर के लिए जरूरी है। चार बुक कड़ू करते जो कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। जहां गेंदालाल बैठा है गद्दी पर, तिजोरी पर टांग अड़ाए, बिना मेहनत किए फूल रहा है, ताक रहा है बाहरी दरवाजा, फंसे कोई ग्राहक। हाँ, अगर मेरी तलाशी न ली जाए तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अंदर तक घुसी आए हो, और कितना आओगे? आओ ना ली जाएगी तलाशी। अरे वाह, अकाल की गर्मी में अकबर के पेड़ के जैसे फूल रहे हो और मेरे सिवा कोई ग्राहक भी नहीं दिख रहा है। लगता है गांव भर के भाड़े बर्तन तुम्हारे गोदाम पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो तू यहाँ जासूसी करने आया है? नहीं नहीं, सामान रेहन रखने आया हूँ। तेरा सामान? राम भजो, समझो ये काम मैंने कान पकड़ कर छोड़ दिया है। तुमने काम नहीं छोड़ दिया है, तुम मेरी बातों से खफा हो गए हो। देखो धंधे में गेंदालाल किसी से दफा नहीं होता, खफा नहीं होता। लोग रेहन रखने जानवर चले आते हैं, जानवर को लेकर चले आते हैं। गाय भैंस दूध देती नहीं, चारा खिलाओ अलग से। बैल मेरे किसी काम के नहीं, देने की मुर्गी टका हलाल, मैं क्यों मुफ्त में चारा खिलाऊं? पर मेरे पास तो जानवर है ही नहीं। पहले नहीं है। अबे चुप, महाजन की गुलामी करने से तेरा रेवड़ चल रहा है और एक बूढ़ी बकरी की अफवाह रखी है, दूसरों को शराबता ही रहता है। अच्छा समझ गया, तुझको चाहिए अनाज। ठीक, अगर मैं ऐसे ही अनाज बांटता रहूंगा तो मेरा कुंबा क्या खाएगा? लो, बाल में बच्चा बेकार ही कुंबा की दुहाई दे रहे हैं। तो लगा बिश फूकने, बहुत बदमाश आदमी है। देखो गेंदालाल, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और तुम्हारा मुंह कड़वा जाता है। यार छोड़ो, एक वजनी बर्तन रेहन रखने के लिए लाया हूँ, रख लो। अच्छी धातु का है, कभी वापस नहीं लूंगा, तुम्हारे पूरे जीवन काम आएगा। पता नहीं मैं गांव वापस लौटूं या न लौटूं। राम भजो, तू गांव छोड़कर चला जाएगा? अरे तब तो गांव में शांति हो जाएगी। ध्यान तो देख बर्तन कैसा है। जी मालिक, इधर दे। हाँ हाँ, आराम से। अरे मालिक, काफी वजनी बर्तन है, करीब 3-4 किलो का तो होगा ही। दे दे 100 रुपया। 100 रुपए? इतना वजनी बर्तन? अरे कम से कम 300 रुपए तो दो। अरे 300 रुपया? अब तो तू मनमानी मांग रहा है। सुनो गेंदालाल, ये मिट्टी की हांडी नहीं है, धातु है धातु। बजा कर दिखाऊं या पटक कर? इतनी कंजूसी तुम्हारी तो भगवान को भी न सुहाती होगी। अरे भगवान को धंधे में कहाँ से ले आया? धंधा धंधा होता है। चल ना तेरी ना मेरी, 200 ले ले। 100 चलो, चीज तुम्हारी ही है, जो चाहे ये ले, अब बटलोई तो दे। हाँ रुक, लेकिन तो ले दे। अरे कहाँ गिनना है? हाँ, ला। हाँ
है, यही तो रसोई से चोरी हुई थी। जब थाने इतला कर गया। काहे की इतला? हाँ? ये मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है क्या? अरे माल तो तेरे पास से बरामद हो रहा है। अच्छा, इतनी वजनी बटलोई 100 रुपए में रख ली और अब कह रहे हो ये साहूकार ने चोरी है चोरी। अब साहब ये मुझे ही चोर बता रहा है, तब बेशर्म है ये। मालिक जाने दीजिए, हर ग्राहक किचकिच करता ही है। मालिक आप तो जरूर मनाइए कि अपनी बटलोई मिल गई, जिसके लिए मालकिन जान दिए पड़ी है। लो, मालकिन की परेशानी दूर हो गई। अरे तब तो पूरे 300 रुपए चाहिए। बढ़ाओ 100 का नोट आओ। नहीं बढ़ाऊंगा, बटलोही मेरी है। इतना वजनी बर्तन तेरा हो ही नहीं सकता। सुनो गेंदालाल, मुझे मेरे गरीबी से मत आको। बटलोई में नाली में गिरी हुई पाई थी। बटलोही के पैर नहीं लगे थे कि नाली में सर। हाँ तो डर के मारे कोई छोड़ के भाग गया। हाँ मालिक, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अरे चोरी के तुरंत बाद तो मैंने बंदूक चलाई थी। अरे लोग डर के मारे चिल्लाने लगे थे, पकड़ो पकड़ो चोर चोर। लो, हो गया ना साहब। अरे तब तो कोई डर के मारे छोड़कर भाग ही गया होगा। अरे तुम्हारे तोपची ने बंदूक जो चलाई थी, धमाका तक न हुआ होगा। अरे जाओ जाओ, चोर की जगह अगर तुम होते ना तो वही दहशत खा के मर गए होते। वो तो कलेजे का कठोर था, इसीलिए चावल खाने के बाद बटलोई फेंक गया, जिसके लिए मालकिन ने मेरा भेजा खा रखा था। अरे बीमारी के साथ ये बटलोई भी मालकिन का कलेजा काट रही। हाँ, सुनो गेंदालाल, कुछ भी हो, ये बटलोई में नाली में गिरी हुई पाई थी, सोया कानूनन मेरी है। अरे तू माल के कितने मुकदमे लड़ चुका कि कानूनन अपनी समझने लगा। हाँ, जैसे माल का कानून तुम्हारा अपना, उसी तरह माल का कानून मेरा भी अपना। शिवा तू चाहिए नहीं, बदमाश भी है, सरासर झूठ बोले जा रहे। अब क्या करें? क्या करोगे? अरे पूरे 100 रुपए बढ़ाओ और उस बीमार औरत का सदमा भी जाता रहेगा। उस बीमार औरत के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? अच्छा बाबा, तू जीता मैं हारा। ले भागो, कहाँ भागो? शहर, तेरे जैसा होशियार आदमी तो शहर में अच्छा है। गांव को तो तू काटने लगा है। क्या कहा? मैं गांव को काटने लगा हूँ? अरे नहीं भैया, गांव तुझे काटने लगा। जा, नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते, जा रहा हूँ। लक्ष्य क्यों मारते हो? तो शैतान का दिमाग है क्या? बेवकूफ बनाया। अबे अब क्यों नहीं आ रहा है? अब तुझे कहा ना थाने चला जा, तब तो टस से मस नहीं हुआ। तेरे दिमाग का गोबर कभी साफ नहीं होगा। अरे मालिक, किस बात की इत्तला करता और कैसी इत्तला करता? वो तो आपको चोर कह रहा था, आप उसे चोर कह रहे थे। तेरा निशाना हमेशा चूक जाता है। पर मालिक, अच्छा ही किया जो इत्तला नहीं की। अरे सारा मामला अपने आप ही निपट गया। गांवदारी की गांवदारी भी बनी नहीं और अपनी बटलोई भी अपने पास आ गई। मालकिन सुनेगी तो खुश होकर प्रसाद चढ़ाएंगी। वाह! और वैसे भी ये शिवा टेढ़े स्वभाव का है। अरे भाई, ये किसी से डरता नहीं है, इससे उलझना बेकार है। मैं तो चल के मालकिन को खुशखबरी दे दूं कि उनकी मनचाही बटलोई मिल गई, ताकि वो भी निष्फिक्र होकर सांसें गिने। बहुत सोचा उसने, जरूरतमंद चंपा की माँ के बारे में, चंपा के बारे में, अपने खाली घर और धन के बारे में। एक दिन भिजवा दी रकम और मददगार हाथ, बुला लिया कम अक्ल भतीजे को, जो औरतों से डरता भी था और उसके लिए तरसता भी था। गमी में बैठा हूँ और तू ये बात गा गा कर सुना रहा है। मेरे दिल ने अभी रोना भी बंद नहीं किया, जबकि मैं बहुत कठोर दिल आदमी हूँ। मेरे घर की दीवारें मुझे काट रही हैं। कल मरकट में ऐलान हुआ कि एक दिन सब मर जाएंगे, दुनिया बेकार है, सब कुछ छोड़कर एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। मैंने धन दौलत तो बहुत बटोरा, परंतु जिंदगी का मजा नहीं लिया। अब मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे अच्छा विचार है मामा। मगर मामा, तुम्हारा घोड़ा तो खच्चर से भी गया बीता है, इस साला टांगा समेत खड्डे में गिर गया। अच्छा, तू काहे नहीं गिर गया खड्डे में? मैं कहता कुछ हूँ, तू सुनता कुछ है? अरे मामा, अरे मैं तो भूल ही गया था कि मालकिन सुरक्षित हार गई। अरे मेरी लड़की को देख, माँ
से निकल आया। घर के अंदर कोई जाएगा, कोई ना कोई सामान लेकर चल देगा, फिर मैं रेहन रखने वाला को वापस क्या करूंगा? पूरा घर तो माल गोदाम बना पड़ा है। अरे मालिक, मैं कब तक औरत की तरह घर में घुस के बैठूं? देखिए मालिक, अब आप कुछ ना कुछ इंतजाम कीजिए, मालकिन के बिना जी बड़ा उगता है। अरे तेरी मालकिन तो हर समय मेरी आंखों के सामने टहलती रहती है, पूछती है कैसे जिंदगी कटेगी तुम्हारी। अरे मालिक, मैंने भी बहुत कोशिश की कि मालकिन बच जाए, पर वो बची ही नहीं। अरे मामा, लगता है तुम झूठ बोलने लगे। अरे भला मरने के बाद कोई किसी से बात करता है क्या? मामा, तुम तो अपनी चिंता में लगे रहते हो। छी छी छी, एक बेटा तक न पैदा कर सके। अरे चुप, बेटा मैंने थोड़ी पैदा करना था। अरे वो तो बीमार रहती थी, समझ नहीं आता। उस दिन अनाज मांगने वाले मुझे आशीर्वाद देने आए थे या कोसते। अरे छोड़ो मामा, वे कोई संत मुनि थोड़ी ना थे कि आशीर्वाद देकर पुत्रवती बना देते। अरे वे सबको चापलूसी करके दावत खाना चाहते थे। तो कोई बात नहीं मामा, तुम उन्हें मालकिन की तेरावी में बुला लेना। अरे अपनी तेरी में तुम बुलाना उन्हें, फालतू बकबक करता रहता है। भाग ऐसे, इस दुनिया में कोई किसी का कष्ट समझता ही नहीं, अपना दुख अकेले ही काटना चाहिए। हाँ। नमस्कार। अरे नमस्कार। आज तो मुझे आपके गांव के बारे में बड़ी बुरी खबर छापनी। अरे आप जब आते हो बुरी खबर लाते हो। अगर आपके छापा खाने के लिए इतना जरूरी था तो मेरे घर की बुरी खबर छाप देते, सो तो किया ही नहीं। खैर आ गए हो तो कुछ ऐसा ज्ञान दो कि मन से मोह माया छूटे। गंदे के किस्ट बना दिए गए हो। काफी पैरवी करनी पड़ी थी अफसरों से। ये खबर मैं मुफ्त में नहीं छापूंगा। अरे तो मुफ्त में मेरी घरवाली की मौत की खबर छाप दो। अरे नहीं नहीं, ये कोई बड़ी खबर नहीं है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सबको पता था उनकी बीमारी उन्हें लेकर ही जाएगी। मैं तो उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनका गम सहें। ठीक है, वो तो सही रहा हूँ। और ये बताओ बुरी खबर क्या सुना रहे थे? अरे हाँ, आपके गांव का जो गोकुल मजदूर है, काम करते समय किसी बड़ी इमारत से नीचे गिरा और तत्काल मर गया। मजदूरों ने कचहरी में प्रदर्शन किया। मालिक मुआवजा तो दूर, उसकी लाश तक फूकने को पैसा नहीं देना चाहता था। अरे ये सब जरूर शिवा की कारस्तानी होगी। उसने डरा धमका कर पैसा भी वसूल लिया होगा और लाश भी जला दी। पर गोकुल की अंधी बीवी पर तो लाश गिर पड़ी, एकदम लाश गिर पड़ी। अभी घर में 5 हाथ की जवान और खूबसूरत लड़की ब्याने को बैठी है। सुनो, है ना, सरकारी मुआवजे का बस भिड़वा दूंगा, भिजवा देना उसे मेरे पास। देखो ये हमारे गांव घर का मामला है, हम लोग आपस में मिलकर दावा दाखिल कर देंगे। आप इन चक्कर में मत पड़िए, हम देख लेंगे। देखो भाई, हम तो जनप्रतिनिधि अकाल देखने आए। अरे तभी तो कुछ हुआ ना। देखो, जब अपार है अन्न तो अपार है जनता में भूख। इसीलिए जो भी जनता के शुभेच्छु है ना, वो आपस में जरूर तय कर लें कि खाने और परोसने के बीच संतुलन बना रहे। संतुलन बिगड़ा नहीं, भ्रष्टाचार का रूप लगा। ठीक है, हम देख लेंगे। बस एक गमी से निकल जाऊंगा। ठीक है, चलता हूं मैं फिर, आता जाता रहूंगा। नमस्कार। नमस्कार। अब समय आ गया है गोकुल की जरूरतमंद बीवी के बारे में सोचने की। एक तो गरीबों में गरीब, ऊपर से अंधी, तीसरे जवान और खूबसूरत लड़की, ऊपर से विधवा हो गई। सोचता हूँ पहले कुछ खाने पीने के लिए गल्ला भिजवाता, फिर घर बुलाकर सहानुभूति के 4 शब्द बोल दूंगा और जाते जाते कुछ रकम पकड़ा दूंगा। मददगार हाथ उसे भी चाहिए और मुझे भी। आखिर मेरे घर का सन्नाटा भी तो टूटना चाहिए। एक लक्कड़ सा भतीजा है मेरा, संग रहने का स्थायी रोगी है। दिमाग से कम है पर दुनियादारी खूब समझता है। ब्याह के लायक हो गया, शादी के लायक हो गया, पर अभी तक ब्याह के लिए कोई दरवाजे तक ही नहीं आता।
लगे हाथ चंपा की शादी उससे करा दूं तो दोनों को अपने घर में रख लूंगा। अबे कहाँ है मैं तो? अरे सुन सुन सुन, जल्दी से जा पार्वती के घर और एक बोरा गेहूं पहुंचाया, और जाते जाते सुन, ये पैसा भी दे देना उसको और कहना जब मौका मिले आकर मुझसे मिल लेगी। पर मालिक, ऐसे गमी के समय ये इतना दान पुण्य नहीं किया जाता। अरे चल, मैं दान पुण्य अपनी जरूरत के हिसाब से करता हूँ। तू बहुत उपला है ना? हाँ मालिक, मालकिन के बिना घर भाए भाए होता है। कुछ इंतजाम कीजिए ना मालिक। अरे वही तो इंतजाम कर रहा हूँ। सोच, अगर चंपा की शादी मेरे बकलोल भतीजे से हो जाए तो कैसा रहेगा? वाह मालिक, ये तो सोने पे सुहागा है।